देखिए सर, मैट्रिसेस में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज सीखते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक होती क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। रैंक का मतलब क्या हुआ। अगर हम रैंक की बात करें, पहले देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से समझिएगा बात को। ए कोई मैट्रिक्स है, मान लेता हूँ A11, A12, A21, A22। ठीक है, मैं इजी लैंग्वेज में वैसे समझा रहा हूँ आपको, इसको बिल्कुल मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी कि ये ए था मेरे पास। अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ, फिर इक्विवेलेंट फॉर्म जब हम पढ़ेंगे तो वो सब मेथड अप्लाई होती है। अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है तो ऑर्डर कितना है इसका 2x2, तो जो ऑर्डर है वही रैंक हो जाती है। जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज इक्वल टू रैंक हो जाएगी। रैंक क्या होगी, एक ऐसा नंबर होगा जो ऑर्डर होगा। कब? जब उस ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती, जैसे ये है 1 1 1 1, ध्यान से देखिएगा 2x2 है, ठीक है। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो जीरो आएगी। इसका मतलब 2x2 का जो माइनर है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, 1x1 के कितने सब माइनर इसके बना सकता हूँ मैं, 1 बना सकता हूँ, 1 बना सकता हूँ। ये हटाया, ये हटाया, जैसे देखो इसको और इसको कैंसिल करा तो ये बचा, फिर इसको और इसको कैंसिल करा तो ये बचा, या फिर इसको, उसके बाद अगला कौन, इसको और इसको कैंसिल करा तो ये बचा, और एक और बचा। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास सारे के सारे सब माइनर के, अब डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट किसी एक की भी अगर नॉन जीरो आ जाती है ना, ये जितने भी बन रहे हैं सब माइनर, तो वो जो ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है ना, उसी ऑर्डर को हम रैंक कह देंगे। रैंक क्या है, ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे अब आप मेरे से कहोगे A इज इक्व टू 3x3 की एक मैट्रिक्स मैंने बनाई, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स बनाई, कितने, 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को, हाँ। 3x3 की एक मैट्रिक्स मैंने बनाई। अब अगर मेरे पास इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है, तो जिस ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है वही क्या हो जाती है, रैंक हो जाती है। मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। रैंक को डिनोट करने का तरीका या तो R ऑफ A से लिखते हैं या फिर रो ऑफ A से लिखते हैं, ठीक है। अब अगर ये जीरो आ गया तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इस बात को समझ आता हूँ मैं आपको। अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या आ गया, जीरो आ गया 3x3 का, तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 तो नहीं होगी, रैंक ऑफ A लेस देन 3 होगी। तो लेस देन 3 का मतलब क्या क्या हो सकती है, या तो 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो वो कौन बताएगा, फिर मैं देखूंगा 2x2 के, इसमें देखो 2x2 के 9 माइनर बन सकते हैं। ये और ये कैंसिल करो, एक माइनर ये हो गया, ये और ये कैंसिल करो, एक माइनर ये हो गया, ऐसे ही 9 माइनर बनेंगे। तो आपको सब चेक करने पड़ेंगे। ये तो बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ स्क्वायर के लिए, इतना नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अगर किसी भी सब माइनर के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी 2x2 के, तो वही रैंक हो जाए। किसी एक की भी आ जाती है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। अगर इसमें भी ऐसा हुआ कि 2x2 के जितने भी सब माइनर बन रहे थे, यहाँ 9 के 9, उनकी भी वैल्यू जीरो आ गई, तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगी, लेस देन 2 हो जाएगी। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो सर 1 तो हो ही जाएगी ना। अगर ये नॉन, ये लेस, इससे 2 आ जाए तो 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 1, वो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि अब आप मेरे से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं यहाँ पे कि क्या रैंक जीरो नहीं हो सकती है, रैंक ऑफ A जीरो नहीं हो सकती। तो मैं कहूँगा जीरो एक ही केस में आएगी, जब सब के सब एलिमेंट जीरो हो जाए। तो नल मैट्रिक्स के केस में ही जीरो आ सकती है, अदरवाइज जीरो नहीं आएगी ना। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए अगर मैं कंक्लूजन निकालता हूँ यहाँ से
तो रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स ए होगी वो 1 और n के बीच में लाई करेगी। n से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम नहीं हो सकती। क्या 0 हो सकती है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 0 तभी होगी जब ए क्या होगी? नल मैट्रिक्स होगी। 0 बार लिख दूँ या खाली 0 लिख दूँ? 0 मतलब मैट्रिक्स समझा जाए, ठीक है। तो ये तो था सर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रैंक निकालने का तरीका। अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जैसा डेफिनेशन मैंने बताई, तो मुझे ये नहीं करना है, वो रैंक बताता हूँ मैं। कैसे निकालोगे आप रैंक? सिंपल सी लैंग्वेज में आपको अगर मैं बताऊँ, ए कोई मुझे मैट्रिक्स दे रखी है, मैं क्या करूँगा, ये दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है सर। मैं क्या करूँगा, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। आई और जे को इंटरचेंज किया जा सकता है, किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवीजन नहीं होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। और किसी भी रो को आप रो से कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो जोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करके ये बनाता हूँ, इस तरीके का बनाता हूँ। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना दो आप, किसी भी तरीके से इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना दो। ये बना दी मैंने ऐसे। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही बने, मैं एक जनरल सा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 7 तो आ ही नहीं पाएगा, ये 2 आ गया मान लेते हैं, और ये 3 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। तो हुआ क्या, हो सकता है ये 0 आ जाए, अभी मैंने 6 लिखा है यहाँ पे, तो तब मैं देखूंगा ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब सर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में कुछ लैंग्वेज ऐसी लिखी होगी कि आर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, उसका ऑर्डर आर हो जाएगी कब, जब इससे बड़े ऑर्डर के जितने भी सारे r+1 ऑर्डर के सारे r+1th ऑर्डर के सारे माइनर के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही होगी, तो रैंक आर हो जाएगी। ऐसा कुछ लिखा होगा, तो आप समझो मैं बेसिक लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ऐसे। तो अगर ऐसा हो जाता, ये 0 हो जाता, तब अभी तो कितने थे यहाँ, अगर 6 है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ये है 3 हो जाती रैंक। अगर यही चीज़ मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद इसको कन्वर्ट करके ऐसा बना पाता 0 0 3 0 0 0, अब आप देखो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, ये तो पूरी की पूरी 0 रो आ गई। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 है 2 है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सर बात समझ में आ गई। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर मुझे निकालना है तो हमेशा मैं यही मेथड अप्लाई करूँगा रैंक निकालने के लिए, ठीक है सर। सब ने ये पढ़ रखा है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ रैंक निकालने की 3 ही मेथड होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप डिटरमिनेंट निकाल दो, अदरवाइज मैट्रिक्स में हमेशा इक्विवेलेंट फॉर्म ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। उसको हम क्या बनाएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। उसको भी बनाने का तरीका होता है, पहले आप क्या करोगे, इन कॉलम्स के एलिमेंट को 0 बनाना, फिर यहाँ 0 बनाना, फिर ऐसे 0 बनाना। ये नहीं कि यहाँ -3 दिखे, यहाँ +3 दिखे तो जोड़ के उसको 0 बना दो, ऐसा नहीं। पहले इनको 0 बनाना है, फिर इनको बनाना है, फिर इनको बनाना है। ये हम क्वेश्चन आएगा आगे तो फिर समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी रैंक निकाल सकते हैं। तो रैंक क्या आई लास्ट में, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को आप मैट्रिक्स की क्या कह देंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कह देंगे। तीसरी फॉर्मेट जो होती है इसकी सर नॉर्मल फॉर्म होती है। ए को, ये क्वेश्चन बन सकता है ना, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। IR000 फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर दो। कहने का मतलब यही ट्रांसफॉर्मेशन लगा के मैंने क्या बना दिया, एक मैट्रिक्स थी 4x4 की, मैंने उसको ये बना दिया 1001। कैसे बनाया, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनाया। आप देखेंगे इसको, ये थी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको सारा कुछ ये करके ये बना दिया। अब आप देखेंगे ये 2x2 की है, बन रही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या बन रहा है, I2 बन रहा है ये, और सारे के आगे 0 आ गई। तो जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना सर, वही क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A बराबर 2 हो जाएगी। इस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स R हो जाएगी। यहाँ पे कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसे क्या कह देते हैं हम, नॉर्मल फॉर्म कह देते हैं।
अब रैंक में मैं आपको क्वेश्चन क्यों नहीं समझा रहा हूँ वो बताता हूँ। मैं अगला जो टॉपिक बता रहा हूँ वो बिल्कुल रैंक को दोबारा लाएगा आपके सामने। वो क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान से बात को समझिएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या क्या होती हैं। ए एक्स बराबर बी को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये हमने 12th में पढ़ रखा है। ए एक्स बराबर बी का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस अप टू एन ऑन A1n xn इज इक्वल टू B1। अगला देखिएगा, A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस अप टू एन ऑन A2n xn इज इक्वल टू B2। n है, हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार AM1 x1 प्लस AM2 x2 प्लस अप टू एन ऑन प्लस AMN xn इज इक्वल टू BM। ठीक है, तो सर आप ध्यान दीजिएगा, ये इसी फॉर्मेट का तो बन रहा है AX बराबर B, जहाँ पे A जो है आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। A क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो, A11 A12 अप टू एन ऑन A1n है, A21 A22 अप टू एन ऑन A2n अप टू एन ऑन यहाँ पे AM1 AM2 डॉट डॉट AMN। ये क्या बन रही है, एक m क्रॉस n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन रही है। और यहाँ पे क्या है, x1 x2 अप टू एन ऑन xn। ये क्या बन रही है आपके पास, n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, तो ठीक। और राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है आपके पास, ये B1 B2 B3 B1 B2 डॉट डॉट कहाँ तक, BM तक आ रहा है। ठीक है, m क्रॉस 1 की। अब सर ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होता है, यदि मेरे पास AX बराबर B में दो तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। यदि मेरे पास AX बराबर B में ये वैल्यू 0 हो जाए या ये वैल्यू नॉन जीरो हो जाए। यदि 0 होती है तो इसे कहते हैं हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है सर, अगर ये ऐसा नॉन जीरो आ जाए तो इसे हम क्या कह देते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह देते हैं। अब सर बात आती है होमोजीनियस को सॉल्व कैसे करेंगे, हम नॉन होमोजीनियस को सॉल्व कैसे करेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे, कैसे नॉन होमोजीनियस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे। सुनिएगा, अगर मेरे पास सिस्टम है होमोजीनियस, मतलब AX बराबर 0 वाला है, तो मैं क्या करूँगा, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालूंगा। ध्यान से सुनिएगा, जब सिस्टम होमोजीनियस होता है तो इस केस में दो ही सॉल्यूशन होते हैं, या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सर ध्यान से मेरी बात को सुनना, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कब यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट होगा, कैसे डिपेंड करेगा, सुनना। रैंक ऑफ ए यदि मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाता है, n नंबर ऑफ वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में सिस्टम हैज, मैं कह दूंगा सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उस यूनिक सॉल्यूशन को क्या कहूँगा सर, वेरिएबल कितने हैं, x1 बराबर x2 बराबर अप टू एन ऑन बराबर xn इज इक्वल टू 0।
और अगर मेरे पास रैंक कभी भी n से बड़ी नहीं हो सकती, रैंक ऑफ ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक, पहला केस ये बताया मैंने आपको, दूसरा केस मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन आ गई। ये n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है, n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन आ गई, तो इस केस में मैं कह दूंगा सिस्टम के पास, सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उस केस में मेरे सिस्टम के पास क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या कहा, दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाती है तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यही चीज़ अगर लेस देन एन आ जाती है तो नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो सिस्टम के पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये हम रैंक के बारे में कहेंगे होमोजीनियस सिस्टम के लिए। ठीक है, अब रैंक कैसे निकालेंगे वो मैंने बताया था अभी आपको। ये तो केस है आपका इसका होमोजीनियस सिस्टम का। अब बताता हूँ मैं आपको नॉन होमोजीनियस में क्या होगा सर। नॉन होमोजीनियस में ले चलते हैं आपको। मेरे पास ए एक्स बराबर बी, जब बी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ध्यान से समझना बात को। हाँ, तो इस केस में सर पहली बात, जैसे मान लेते हैं ऐसा है 2x + 3y इज इक्वल टू 4 है, और ये x + y इज इक्वल टू 7, ऐसा कुछ है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने 2 3 1 1 ये लिखा, और यहाँ पे मैंने x y लिखा, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 4 7 आ गया। तो ये बना गया, ये इसी फॉर्मेट का बना, नॉन होमोजीनियस सिस्टम बनना है क्योंकि राइट हैंड साइड में नॉन जीरो है। अगर मेरे पास ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम बन रहा है तो इसमें 3 केस आएंगे सर। ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना। पहला आएगा रैंक ऑफ ए यदि नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाए, और वो किसके बराबर हो, नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब n। ठीक है, अच्छा अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए नंबर ऑफ वेरिएबल नहीं, इसको जरा सा मैं होमोजीनियस में ले गया हूँ इसको। क्या है कि आपको एक चीज़ और समझनी है यहाँ पे, ए और बी को कंबाइन करके रैंक निकालते हैं सर यहाँ पे बी को। ठीक है, इसे कहते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे 3 केस आते हैं। पहला केस, यदि मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक बराबर रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाता है, तब उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूनिक जीरो सॉल्यूशन नहीं कहोगे, क्योंकि अगर ये भी जीरो ये भी जीरो आ गया तो 0 + 0 4 हो सकता है कभी, यूनिक सॉल्यूशन होगा ये। ठीक है, सेकंड केस, यदि मेरे पास इसमें 2 तरीके 2 चीज़ें और पूछता है वो, रैंक ए बराबर रैंक ए बी तो है, रैंक ए और रैंक ए बी तो बराबर है, लेकिन वो लेस देन n है, n से छोटी है। तो इस केस में हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे ये दोनों के दोनों केस सर कंसिस्टेंट कहलाते हैं। वो क्वेश्चन देगा आपको चेक करने के लिए कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, चेक कीजिए। तो कंसिस्टेंट के केस ये दोनों है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना मतलब कंसिस्टेंट। और तीसरा जो मैं केस लेता हूँ, वो तीसरा केस, यदि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ ए बी डिफरेंट आ जाएं, तो उस केस में हो जाता है नो सॉल्यूशन। उस केस में क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन। अब ये तीनों को मैं ज़रा सा आपको समझाऊं तो कैसे ये सिस्टम ऐसा हो सकता है, वो मैं यहाँ पे केस बना के आपको समझाता हूँ। ये तीनों केस कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन थी,
उस इक्वेशन में मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा लोगों के, तो उसको इस तरीके का बना दिया। वो क्या क्या फॉर्मेट का बन सकता है ध्यान से देखिएगा। हाँ, यहाँ पे मैंने उसको बनाया 1 2 3 डैश 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 डैश, ये 4 है मान लेते हैं, 0 0 2 6 0 0 0 0। एक केस ये हो सकता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के मैंने ये बनाया 1 2 3 डैश डैश डैश, ये 4, ये 0, ये 1, ये 3, ये 2, 0 0 1 2। एक केस ये हो सकता है, और एक केस ये भी हो सकता है कि 1 2 3 डैश 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 4, या आपके पास 0 1 2, और आपके पास ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये 2 था मान लेते हैं, ये 6 आ गया। ये तीनों केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए हुआ क्या, इस वाले केस को अगर हम पढ़ें तो ए की रैंक मतलब ए ये वाला पोर्शन है मेरा, ध्यान दीजिएगा, ए ये वाला पोर्शन है, ये ए है और ये बी है। ए की रैंक जब मैं देखूंगा तो केवल ए वाली मैट्रिसेस को देखूंगा, ये वाली को देखूँ। यहाँ पे ए की रैंक कितनी है, रैंक ऑफ ए कितनी है, यहाँ पे देखो रैंक ऑफ ए 3 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को रैंक कहेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो है, 3 के 3 नॉन जीरो रो हैं। रैंक ऑफ ए बराबर 3 आई, और रैंक ऑफ ए भी कितनी आ रही है, वो भी कितनी आ रही है, 3 ही तो आएगी। इसमें भी तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 ही होंगे। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में जब रैंक ऑफ ए निकालूंगा तो कितनी आएगी, 2 आएगी। ये लास्ट वाली जो ए वाला मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये पूरा का पूरा 0 है ना यहाँ पे, तो और रैंक ऑफ जब ए बी निकालोगे आप तो कितनी आएगी, 3 आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि इसमें पूरा ये काउंट होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 आ जाएंगे। अब इस पे आओ, इस पे रैंक ऑफ ए बराबर 2 आएगी, और रैंक ऑफ ए बी भी कितनी आएगी, यहाँ पे ए बी भी कितनी आएगी, 2 आएगी। अब इन तीनों से आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। यहाँ क्या लिखा था, कंसिस्टेंट का केस क्या होता है, जब रैंक दोनों की बराबर आए। वो 2 केस बन रहे होंगे, देखिए ए की और ए बी की रैंक यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट का केस है। और यहाँ पे देखिए रैंक ए अलग है, रैंक ए बी अलग है, तो ये इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ क्या है, रैंक ए और रैंक ए बी डिफरेंट आ गई तो नो सॉल्यूशन हो गया। और अगर दोनों की रैंक बराबर है और नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है ना, इसमें 3 लिए होंगे एक्स वाई जेड जब आप बनाओगे मैट्रिक्स वो इक्वेशन, तो रैंक तो बराबर है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। तो केस क्या कर रखा है मैंने, जब रैंक बराबर हो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो तो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए की रैंक भी ए बी की रैंक भी बराबर भी हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, देखिए, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। तो ये 3 केस बनते हैं सर, किसके लिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स की रैंक आपको ऐसे पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बनेगा, अभी तो मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, केवल क्वेश्चन करेंगे बाद में। वो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा पूछ सकता है कि एक इक्वेशन दे दे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वस टू 4 और 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वस टू लैम्डा, और ऐसी करके तीसरी इक्वेशन दे दे, यहाँ पे कुछ म्यू दे दे, तो लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इस तरीके का क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे बाद में डिस्कस। तो अभी मैंने बेसिक इसमें समझाया कि रैंक कैसे निकलती है और सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन क्या है और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक इतना देखिए आप।